नमस्कार। आज हम बैंकिंग और बीमा की दुनिया की कुछ रोज़मर्रा के लेकिन बेहद अहम पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें छिपी काम की जानकारी और दिलचस्प बातें निकालकर आपके सामने रखें। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ें सुनने में थोड़ी शायद उलझी भी लग सकती हैं, पर हमारी कोशिश होगी कि इन्हें आसान और दिलचस्प बनाया जाए। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि चेक जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स असल में कैसे काम करते हैं, बैंक किस आधार पर और कैसे उधार देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी सेवाएं क्यों ज़रूरी हैं, और जीवन बीमा सामान्य बीमा से कैसे अलग है। और हाँ, इन सब में साफ बातचीत यानी स्पष्ट कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, इस पर भी बात होगी। बहुत जरूरी। तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो विनिमय साध्य विलेख। स्रोत कहते हैं कि ये कैश का एक स्मार्ट विकल्प है, हाँ, बिल्कुल। खासकर व्यापार में। राइट। चेक, प्रॉमिसरी नोट, Right. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कुछ मुख्य प्रकार हैं। बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जा सकता है, दिया जा सकता मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर ये बैरर यानी वाहक विलेख है तो सिर्फ दे देने भर से ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। और अगर ये ऑर्डर यानी आदेश विलेख है तो पीछे दस्तखत करके, मतलब पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट करके देना पड़ता है। ये हमेशा लिखित होते हैं और इनमें बिना शर्त भुगतान का वादा या आदेश होता है। ये व्यापार को आसान बनाने वाले बहुत जरूरी उपकरण हैं। चेकों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हम सब इन्हें इस्तेमाल करते ही हैं। हाँ, रोजमर्रा की चीज है। सामग्री बताती है कि चेक असल में एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जो किसी खास बैंकर को संबोधित होता है और मांगने पर देय होता है। और अब तो फिजिकल चेक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और वो ट्रंकेटेड चेक भी चलन में है। हाँ, और एक वैध चेक के लिए कुछ बातें जरूरी हैं, जैसा कि इन दस्तावेजों में भी जिक्र है। ये लिखा हुआ होना चाहिए किसे भुगतान करना है, मतलब पेई, वो साफ होना चाहिए, रकम निश्चित होनी चाहिए, और ये भुगतान या तो ऑर्डर पर या वाहक को करने का निर्देश होना चाहिए। और हाँ, ये बैंक के लिए एक बिना शर्त आदेश होता है। यहाँ एक दिलचस्प तकनीकी पहलू है MICR कोड। हाँ, MICR। चेक के नीचे वो जो सफेद पट्टी पर कुछ नंबर दिखते हैं, हाँ। वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कोड होते हैं, मतलब खास स्याही जिसे मशीनें पढ़ सकती हैं। मुझे हमेशा लगता था ये बस यूं ही नंबर है। नहीं नहीं। पर स्रोत बताते हैं कि पहले 3 अंक शहर, अगले 3 बैंक और आखिरी 3 ब्रांच बताते हैं। बिल्कुल। ये छोटी सी चीज बैंकिंग की दुनिया में तो क्रांति ले आई होगी, क्योंकि इसी की वजह से रोजाना लाखों चेकों की प्रोसेसिंग दिनों के बजाय घंटों में सिमट गई। सही कहा। और इसी तेज प्रोसेसिंग से जुड़ा है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी CTS। हाँ, CTS। जहां फिजिकल चेक भेजने के बजाय उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेज दी जाती है। इससे समय और लागत दोनों बचते हैं। एक और जरूरी बात है चेकों की क्रॉसिंग। हाँ, वो 2 लाइनें कोने में। वही, अगर चेक के कोने में 2 तिरछी लाइनें खींची हैं, जिसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं, तो उसका पैसा सिर्फ बैंक खाते में ही जमा होगा, कैश काउंटर पर नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सेफ्टी के लिए है? बिल्कुल। और अगर उन लाइनों के बीच किसी बैंक का नाम भी लिखा है, वो स्पेशल क्रॉसिंग हुई, तो भुगतान सिर्फ उसी बैंक के जरिए होगा। ये धोखाधड़ी रोकने का एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है। हाँ, बहुत जरूरी तरीका है ये। चलिए चेक की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और बैंकों के उधार देने के काम को समझते हैं। स्रोत सामग्री सुरक्षित यानी सिक्योर्ड और असुरक्षित यानी अनसिक्योर्ड कर्जों के बीच का फर्क बताती है। ये फर्क क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये फर्क बैंक और उधार लेने वाला दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षित ऋण वो है जिसके बदले उधार लेने वाला कोई संपत्ति गिरवी रखता है, जैसे घर, सोना या फिक्स्ड डिपॉजिट। इसे हम कोलैटरल कहते हैं। कोलैटरल, हाँ। अगर उधार चुकाने में दिक्कत आती है तो बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। तो सोचिए, बैंक के लिए एक तरह की सुरक्षा गारंटी है। दूसरी तरफ असुरक्षित ऋण सिर्फ उधार लेने वाले की साख, मतलब उसकी कमाई और पुराना रिकॉर्ड देखकर दिया जाता है। इसमें बैंक कोई चीज गिरवी नहीं रखवाता। तो इसमें कोई गारंटी नहीं। हाँ, जाहिर है इसमें बैंक का जोखिम ज्यादा होता है। अच्छा, तो सुरक्षित ऋणों में क्या क्या आता है? स्रोत कई उदाहरण देते हैं, जैसे गोल्ड लोन। हाँ, गोल्ड लोन जो भारत में काफी लोकप्रिय है। बीमा पॉलिसियों पर भी लोन मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसकी रकम पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पर निर्भर करती है। फिर FD पर लोन, होम लोन,
होम लोन जो आमतौर पर प्रॉपर्टी की कीमत का शायद 80% तक होता है। हाँ, लगभग उतना। और गाड़ी खरीदने के लिए वाहन लोन भी इसी श्रेणी में है। इन सब में बैंक के पास एक ठोस चीज होती है रिकवरी के लिए। ठीक है। और असुरक्षित ऋणों में? और असुरक्षित ऋणों में सबसे आम है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो एक तरह की रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन है। आप खर्च करें, चुकाएं, फिर खर्च करें, एक तय सीमा तक। लेकिन यहाँ एक बड़ी सावधानी जरूरी है जिसका जिक्र स्रोतों में भी है। क्रेडिट कार्ड का ब्याज काफी ज्यादा हो सकता है। अगर पूरी रकम समय पर नहीं चुकाई तो ये कर्ज बहुत महंगा पड़ सकता है। ये सुविधा तो है पर समझदारी से इस्तेमाल करने वाली। सही कहा। स्रोत ऋणों को समय के आधार पर भी बांटते हैं। छोटी अवधि 1 साल तक, मध्यम अवधि 1 से 5 साल और लंबी अवधि 5 साल से ज्यादा। क्या इसका कोई खास कारण है? हाँ, ये अवधि अक्सर कर्ज के मकसद से जुड़ी होती है। जैसे कोई कारोबारी अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए, जैसे माल खरीदना या सैलरी देना, जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल। उसके लिए अक्सर छोटी अवधि का लोन लेगा। लेकिन अगर उसे कोई बड़ी मशीन खरीदनी है या फैक्ट्री बनानी है तो उसके लिए लंबी अवधि का लोन लेगा, जिसे चुकाने में ज्यादा समय लगेगा। बैंकों के उधार देने का तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे कैश क्रेडिट, जिसे सीसी कहते हैं, ये कारोबारियों को उनके स्टॉक या देनदारों के आधार पर मिलती है, जिसमें वे अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालते और जमा करते रहते हैं। अच्छा। ओवरड्राफ्ट यानी ओडी, ये चालू खाता धारकों को खाते में जमा पैसे से ज्यादा निकालने की सुविधा देता है, एक तय सीमा तक। और बिल डिस्काउंटिंग में बैंक किसी विक्रेता को उसके ग्राहक से मिलने वाले पैसे का भुगतान बिल की तारीख से पहले ही कुछ छूट काट कर देता है। ये सब तो कारोबारों के लिए बड़े काम के होंगे। हाँ, ये सब तरीके कारोबारों को अपना कैश फ्लो संभालने में मदद करते हैं। बैंक सिर्फ पैसा जमा करने और उधार देने के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट डीडी ऐसी ही एक सेवा है जिसके बारे में स्रोत बताते हैं ये आज भी प्रासंगिक है। मतलब इतना डिजिटल हो गया सब कुछ। हाँ, देखिए, डिमांड ड्राफ्ट की अपनी जगह भी है। सोचिए, ये बैंक की तरफ से एक गारंटी वाला चेक है। इसे बनवाने वाला पहले ही बैंक को पैसे दे देता है। फिर बैंक अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को आदेश देता है कि वो फलां व्यक्ति या संस्था को मांगने पर ये रकम दे दे। अच्छा, तो पैसा पहले ही बैंक के पास है। बिल्कुल, इसलिए इसके बाउंस होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जहां भुगतान की पक्की गारंटी चाहिए, जैसे एडमिशन फीस या कोई सरकारी भुगतान, वहां आज भी डीडी भरोसेमंद माना जाता है। चेक व्यक्तिगत होता है, डीडी में बैंक की गारंटी है। ये अच्छा नुक्ता है। और आजकल तो खैर डिजिटल बैंकिंग का जमाना है। स्रोत आरटीजीएस, एनईएफटी और ईसीएस का जिक्र करते हैं। ये सब क्या बला है और इनमें क्या फर्क है? बला नहीं है, बहुत काम की चीजें हैं। ये सब पैसे को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के तरीके हैं, जिससे फिजिकल कैश या चेक की जरूरत कम हो जाती है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये तुरंत पैसा ट्रांसफर करता है और बड़े अमाउंट के लिए होता है। हाँ, स्रोत बताते हैं न्यूनतम 2 लाख रुपए। हाँ, न्यूनतम 2 लाख। और हर ट्रांजैक्शन अलग अलग प्रोसेस होता है, मतलब तुरंत। एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये बैच में काम करता है। मतलब हर आधे घंटे या घंटे में जितने ट्रांसफर रिक्वेस्ट आते हैं उन्हें एक साथ निपटाया जाता है। तो ये छोटी रकम के लिए ज्यादा ठीक है। हाँ, ये छोटी रकम के लिए बहुत लोकप्रिय है। और ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये थोक भुगतान या वसूली के लिए है। थोक मतलब? जैसे कंपनियों को बहुत सारे लोगों को सैलरी या डिविडेंड देना हो, या फिर लोन की किश्तें या बिजली पानी के बिल जैसी चीजें बहुत सारे ग्राहकों से वसूलनी हो। इंटरनेट बैंकिंग ने तो इन सभी सेवाओं को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। सही बात है। स्रोत एक और सेवा का जिक्र करते हैं, सुरक्षित जमा लॉकर यानी सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। हाँ, लॉकर। ये क्या है? ये बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है जहां ग्राहक किराए पर एक लॉकर लेकर अपनी कीमती चीजें जैसे गहने या जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में ग्राहक और बैंक का रिश्ता किराएदार लेसी और मकान मालिक लेसर जैसा होता है। मतलब बैंक सिर्फ जगह दे रहा है। हाँ, बैंक सिर्फ जगह मुहैया करा रहा है। लॉकर के अंदर रखी चीजों की जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। बैंक उसकी गारंटी नहीं लेता। ये जानना जरूरी है। चलिए अब बैंकिंग से बीमा की ओर बढ़ते हैं। स्रोत कहते हैं कि बीमा जोखिम से सुरक्षा का एक तरीका है और मुख्य तौर पर 2 तरह के बीमा है, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। इनमें मूल अंतर क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और इसे समझना जरूरी है। जीवन बीमा इंसान की जिंदगी से जुड़े जोखमों को कवर करता है, जैसे मृत्यु या विकलांगता।
स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यह सिर्फ नुकसान की भरपाई, जिसे इंडेमनिटी कहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा। अगर बीमित व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी होती है तो बीमा कंपनी पहले से तय पूरी रकम, जिसे सम एश्योर्ड कहते हैं, वो देती है, चाहे असल में आर्थिक नुकसान कितना भी हुआ हो। कई बार ये जोखिम कवर के साथ साथ बचत या निवेश का भी जरिया बनता है। तो जीवन बीमा पॉलिसियों के कुछ आम प्रकार कौन से हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है? स्रोत कुछ मुख्य प्रकार बताते हैं। पहला है टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे सरल और सस्ता रूप है। इसमें सिर्फ पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर ही पैसा मिलता है। और अगर पॉलिसी अवधि पूरी हो जाए और व्यक्ति जीवित है तो कुछ नहीं मिलता। ये शुद्ध रूप से प्रोटेक्शन है। दूसरा है एंडोमेंट प्लान। इसमें मृत्यु होने पर या पॉलिसी अवधि पूरी होने पर जो भी पहले हो, पैसा मिलता है। यह सुरक्षा और बचत का मेल है। तीसरा है मनी बैक पॉलिसी। इसमें पॉलिसी अवधि के दौरान ही थोड़े थोड़े अंतराल पर पैसा वापस मिलता रहता है और बाकी बची रकम मई बोनस के अवधि पूरी होने पर या मृत्यु पर मिलती है। हर पॉलिसी अलग जरूरत पूरी करती है। जीवन बीमा में नामांकन, समनुदेशन जैसे शब्द भी आते हैं। इनका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। नामांकन यानी नॉमिनेशन का मतलब है कि पॉलिसी होल्डर ये तय करता है कि उसकी मृत्यु के बाद पॉलिसी का पैसा किसे मिलेगा। ये नॉमिनी कहलाता है। ताकि पैसा सही हाथ में जाए। बिल्कुल। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पैसा सही वारिस तक आसानी से पहुंच जाए। समनुदेशन यानी असाइनमेंट थोड़ा अलग और ज्यादा पक्का है। इसमें पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के सारे अधिकार और मालिकाना हक किसी और व्यक्ति या संस्था, जिसे असाइनी कहते हैं, उसको ट्रांसफर कर देता है। ये कब करते हैं लोग? अक्सर लोग लोन लेने के लिए अपनी पॉलिसी बैंक के नाम असाइन कर देते हैं ताकि लोन न चुका पाने की स्थिति में बैंक पॉलिसी से पैसा वसूल सके। असाइनमेंट के बाद पॉलिसी का मालिक वो असाइनी बन जाता है। समझ गई। अब बात करते हैं सामान्य बीमा की। ये जीवन बीमा से कैसे अलग है? जैसा कि नाम से जाहिर है, सामान्य बीमा जीवन के जोखिमों के अलावा बाकी सभी तरह के जोखिमों को कवर करता है। स्रोत बताते हैं कि इसमें आपकी संपत्ति का बीमा, जैसे घर या दुकान का आग, चोरी से बचाव, व्यक्तिगत बीमा जैसे स्वास्थ्य या दुर्घटना बीमा, और देनदारी बीमा यानी लायबिलिटी इंश्योरेंस शामिल है। लायबिलिटी इंश्योरेंस? हाँ, जो आपकी वजह से किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सामान्य बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पर काम करता है। इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपके वास्तविक आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगा, उससे ज्यादा नहीं। आप इससे मुनाफा नहीं कमा सकते। जीवन बीमा में तय रकम मिलती है, यहाँ असल नुकसान की भरपाई होती है। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। स्रोत कुछ प्रमुख सामान्य बीमा प्रकारों पर रोशनी डालते हैं, जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, मोटर वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और चोरी बीमा। इनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जरूर। अग्नि बीमा आपकी संपत्ति को आग लगने से होने वाले नुकसान से बचाता है। समुद्री बीमा माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय, चाहे समुद्र, जमीन या हवा से, होने वाले नुकसान को कवर करता है। मोटर वाहन बीमा बहुत जरूरी है। इसमें कम से कम थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर लेना तो कानूनन अनिवार्य है। हाँ, ये तो कंपल्सरी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो बीमा कंपनी उसका हर्जाना देगी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कवर होता है, जो आपकी गाड़ी को हुए नुकसान को भी कवर करता है। और स्वास्थ्य बीमा, मेडिक्लेम जिसे कहते हैं? हाँ, स्वास्थ्य बीमा यानी मेडिक्लेम आजकल बहुत जरूरी हो गया है। ये बीमारी या दुर्घटना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के खर्चों को कवर करता है। और चोरी सेंधमारी बीमा आपके घर या दुकान में चोरी से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। हमने इतने सारे वित्तीय साधनों और सेवाओं की बात की। लोन, बीमा, डिजिटल पेमेंट, इन सब को समझना वाकई जरूरी है। और यहीं पर स्पष्ट संचार यानी साफ बातचीत की भूमिका आती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये वादे और जिम्मेदारियां हैं। स्रोत प्रभावी संचार के 7 C's पर जोर देते हैं। क्लियर, स्पष्ट, कंसाइस, संक्षिप्त, कॉन्क्रीट, ठोस, करेक्ट, सही, कोहेरेंट, सुसंगत, कंप्लीट, पूर्ण, और कर्टियस, विनम्र। जब आप बैंकिंग या बीमा कंपनी से डील कर रहे हों, तो उनके दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना, सवाल पूछना और ये पक्का करना कि आप नियम और शर्तों को ठीक से समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार वो फाइन प्रिंट पढ़ना भूल जाते हैं लोग। वही,
कई बार छोटी सी गलतफहमी बाद में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। स्पष्टता यहाँ सिर्फ सुविधा नहीं, जरूरत है। तो आज हमने बैंकिंग और बीमा से जुड़ी कई अहम कड़ियों को जोड़ा। हमने समझा कि चेक और MICR कोड कैसे काम करते हैं और बैंकिंग को रफ्तार देते हैं। हाँ, सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के पीछे का तर्क और उनके प्रकार देखे। डिमांड ड्राफ्ट से लेकर RTGS, NEFT जैसी सेवाओं की उपयोगिता जानी और जीवन बीमा और सामान्य बीमा के मूल सिद्धांतों और उनके कुछ प्रकारों को भी समझा। हाँ, और ये सब चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक फैसलों से सीधे जुड़ी हैं। चाहे घर खरीदने के लिए लोन चुनना हो, गाड़ी का बीमा करवाना हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भेजने हो, इन साधनों की सही समझ होना जरूरी है। बिल्कुल। सुरक्षित बनाम असुरक्षित लोन का जोखिम समझना या ये जानना कि टर्म प्लान और एंडाउमेंट प्लान में क्या फर्क है, ये सब हमें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। और जैसा हमने आखिर में बात की, इन सब की नींव है स्पष्ट संचार। दस्तावेजों को समझना, सवाल पूछने में न हिचकना, ये सब जरूरी है ताकि कोई भ्रमित ना हो और अपने हितों की रक्षा कर सके। बिल्कुल। इस सारी जानकारी के साथ अब श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने लायक है। अपनी वित्तीय समझ को और बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कोई खास बैंकिंग प्रोडक्ट या बीमा पॉलिसी है जिसके बारे में आप और गहराई से जानना चाहेंगे? क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है, खासकर जब बात अपने पैसे और भविष्य की सुरक्षा की हो।